Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of September 2022। 26 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जो लोग 24 और 25 का एनालिसिस नहीं देखे उनको बता दूं कि मैंने एनालिसिस डाल दिया था वीडियो कल रात में, हमने वीडियो अपलोड कर दिया। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ वॉच दैट। क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कल कुछ बहुत अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए थे। ऐसा नहीं था कि उसमें नहीं आया था कल के पेपर में, कल संडे का दिन था लेकिन बहुत अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए थे, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा लेट ज़रूर था लेकिन प्लीज़ वॉच दैट क्योंकि मैंने बना दिया है। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज नो इश्यूज इन दैट। शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। क्वेश्चंस देखने से पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ एटलीस्ट अपन देख लें ना। फ्रंट पेज चलो अपन पहले पढ़ लेते उसके बाद, क्योंकि अच्छी न्यूज़ आइटम्स है। सबसे पहले आपको ये फूल दिख रहे होंगे, ये ऑलरेडी यूपीएससी इसके अलावा दूसरी जूली फ्लोरा तो पूछा हुआ है, ये हो सकता है यूपीएससी फिर से पूछ ले। ये है नीला कुरिंजी फ्लावर। सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नेम देख लीजिए, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। याद रखिएगा, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। ये ब्लूम कर रहे थे एंड कहाँ ब्लूम किया इन्होंने? सीथालयाना गिरी हिल रेंजेस, जो कि आपका कर्नाटका में है। याद रखिएगा ये दूसरा फैक्ट इसमें से, सीथालयाना गिरी हिल रेंजेस। याद रखिएगा सीथालयाना गिरी हिल रेंजेस कहाँ पर है? आपका कर्नाटका में है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हो गई, नीला कुरिंजी स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना एंड सीथालयाना गिरी हिल रेंजेस जो कि कर्नाटका में है। अब ये जो फ्लावर है नीला कुरिंजी, ये 12 साल में एक बार ब्लूम करते हैं। दे ब्लूम इन आफ्टर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, ठीक है ना। तो स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, इसको कुरिंजी या नीला कुरिंजी कहते हैं। और इट इज अ shrub that is found in the Shola forest of the western Ghats in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. It is found in the Shola forest of the western Ghats इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो पर्पलिश फ्लावर है, दे ब्लॉसम वंस इन एवरी 12 ईयर्स। ये 12 साल में एक बार ब्लॉसम करते हैं। दे एंड गेव द नीलगिरी माउंटेन रेंजेस इट्स नेम। तो जो नीलगिरी का नाम है ना, अपन बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, तो उसका नाम एक्चुअली नीला कुरिंजी के कारण ही पड़ा है, क्योंकि जो नीलम है वो ब्लू होता है, गिरी यानी माउंटेन, तो नीलगिरी यानी ब्लू माउंटेन्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द नीला कुरिंजी फ्लावर्स ओनली। इसके अलावा यहाँ पे एक पालियान ट्राइब है, विच आर द पीपल लिविंग इन द तमिलनाडु रीजन स्पेशली। तो जो पालियान ट्राइब है तमिलनाडु, दे यूज दिस फ्लावर टू कैलकुलेट देयर एज। ये दे यूज दिस एज रेफरेंस टू कैलकुलेट द एज, क्योंकि ये 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। सो दे यूज इट टू कैलकुलेट द एज ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। एंड द फ्लावर दिस प्लांट फ्लावर्स ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग करता है, अभी वही महीने चल रहे हैं। प्लांट दैट ब्लूम्स एट लॉन्ग इंटरवल्स लाइक स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना आर नोन एज प्लीटेशियल्स। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे फ्लावर्स जो कि बहुत एक लॉन्ग इंटरवल के बाद फ्लावरिंग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं प्लीटेशियल्स। तो दिस इज अगेन अ फैक्ट व्हिच यू शुड रिमेंबर। तो नीला कुरिंजी समझ लो, एक केवल फ्लावर की फोटो से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो इट्स नॉट फ्लावर, इट्स फायर। वेरी प्री मैच्योर टू कमेंट ऑन इंडिया गेटिंग यूएनएससी वीटो। एस जयशंकर जी से पूछा गया कि क्या इंडिया को वीटो पावर मिल जाएगा, तो उनका कहना है कि बहुत प्री मैच्योर रहेगा ऐसा बोलना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली G4 की मीटिंग हुई थी। मैंने आपको बताया था कल भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया, G4 जो है उसमें कौन कौन सी कंट्री है? उसमें इंडिया है, ब्राजील है, जापान है एंड जर्मनी है। दीज आर द 4 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ दैट, जापान, ब्राजील, इंडिया एंड जर्मनी। एंड दीज जो ये G4 की ग्रुपिंग है, याद रखिएगा G4 की ग्रुपिंग के बनने का एकमात्र पर्पज है, दैट इज द रिफॉर्म इन द यूएनएससी, ठीक है ना। तो G4 का जो एम है वो क्या है? रिफॉर्म इन द यूएनएससी। और दूसरे इसमें क्या एम है? दूसरे एम ये है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, द अफ्रीकन कंट्रीज, उनका मतलब मेंबरशिप इंक्रीज करना, बोथ एज द परमानेंट मेंबर्स एज वेल एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनका बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है एज ऑफ नाउ इन द यूएनएससी, बोथ इन द परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो उनको रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, प्लस तीसरा जो रिफॉर्म है उनमें ये रिफॉर्म चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है यूएनएससी का, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो मेक दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अ बिट सिंपलर, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर्स रहते हैं और इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग रखोगे तो फिर डिसीजन ही नहीं ले पाएगा आदमी। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 2 न्यूज आइटम्स फ्रॉम द फ्रंट पेज। अगली जो न्यूज है वो है दशहरा बैक इन फुल ग्लोरी इन द सिटी ऑफ पैलेसेस। तो सिटी ऑफ पैलेसेस किसको बोला जा रहा है? वो मैसूर को बोला जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं, ये वुडियार पैलेस है, दिस इज द मैसूर पैलेस। वुडियार पैलेस बहुत फेमस है।
I have been lucky enough to visit this palace in the months of the Dashera, so I have seen the glory, seen the beauty of this amazing location, है ना। ये याद रखेगा, ये ऑफिशियली जो है मैसूर में दशहरा को नादा हबाब बोलते हैं, नादा हबाब, एंड इट इज ऑफिशियली designated as a state festival, Nada Habab, and entailing government funding. Dashera is a fulcrum to revive the tourism sector. It's a fulcrum to revive the tourism sector एंड इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ द रीजन। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये इस रीजन के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड के टाइम में बीच में ज़रूर बंद हुआ था, तो काफ़ी उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ गुड टू सी इट बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड मैसूर में याद रखिएगा जो दशहरा है, जैसे हमारे यहाँ अलग चीज़ के लिए दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, मैसूर में इट इज़ सेलिब्रेटेड टू इट मार्क्स द स्लेइंग ऑफ डीमन महिषासुर बाय गॉडेस चामुंडेश्वरी एंड सिंबलाइजेस द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल। तो जो गुड ओवर एविल हमारे यहाँ है वो एक्चुअली में रावण और राम जी वाली कहानी है, लेकिन यहाँ मैसूर में जो कहानी चलती है वो है स्लेइंग ऑफ द डीमन महिषासुर बाय गॉडेस चामुंडेश्वरी एंड सिंबलाइजेस द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल। ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड it's a very important festival, and not only for Mysore but for the entire India, and this is how it is celebrated. अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उनके आंसर्स करने की कोशिश करिएगा। Which of the following are the recommendations of the सरकारिया कमीशन? इनमें से कौन से रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के हैं? पहला है आर्टिकल 356 should be used very sparingly in extreme cases as the last resort when all the available alternatives fail। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है the center should consult the states before making a law on a subject of the concurrent list, and third है when the president withholds his assents to the bill the reason should be communicated to the state government। आपको बताना है कौन सी रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के थे। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है, आप आंसर करिएगा जरूर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3, तीनों ही रिकमेंडेशंस थे। एक बार पढ़ लेना इन रिकमेंडेशंस को दोबारा, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिशन और नॉट, हु डिसाइड्स एंड हु इज द फाइनल अथॉरिटी इन दिस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगर आप आंसर कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा गवर्नर खुद। गवर्नर खुद डिसाइड करता है कि उसके डिस्क्रिप्शन में कौन सी चीज आती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जिसमें आर्टिकल 1 स्टेटमेंट 1 कह रहा है आर्टिकल 32 रिअफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द enforcement of the rights conferred to part 3 of Indian Constitution। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। The right guaranteed under Article 32 is not absolute and can be suspended, ये भी सही है। And an individual approaching the High Court under Article 226 for the violation of fundamental right is its fundamental right, ये गलत है ना। आर्टिकल 226 के तहत मूव करना हाई कोर्ट को, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। तो दैट इज द इनकरेक्ट वन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं। एक मैप आपको दिखा देता हूं मैं, ताकि अपनी कुछ मैप प्रैक्टिस भी होती रहे। तो यहाँ पे जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर चुके हैं अपन, लेकिन एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका चाइना वाला रीजन, दिस इज योर चाइना एंड दिस इज योर ताइवान, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सबसे पहले तो देख लो ताइवान कौन कौन सी बड़ी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट है ये जानना। ईस्ट चाइना सी ये पहली वाटर बॉडी है, साउथ चाइना सी दूसरी वाटर बॉडी है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन तीसरी है। तो ये नोट करके रखना। ऊपर से ईस्ट चाइना सी है, नीचे से फिर साउथ वेस्टर्न पार्ट से साउथ चाइना सी आता है, देन आपका पैसिफिक ओशन है, और ये आपका चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट है, दिस इज द ताइवान स्ट्रेट। तो ईस्ट चाइना सी ऊपर, इधर आपका पैसिफिक ओशन है, इधर साउथ चाइना सी हो गया, एंड ये आपका ताइवान स्ट्रेट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, देखो यहाँ पे मत्सू आइलैंड देखो लिखा हुआ है, मत्सू आइलैंड, वुकियू आइलैंड्स हो गया, देन किनमैन आइलैंड हो गया, एंड लेसर किनमैन। दो यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मत्सू न्यूज में भी था, या आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था। ईस्ट चाइना सी हो गया, साउथ चाइना सी, पैसिफिक, ताइवान स्ट्रेट, मत्सू और किनमैन, लेसर किनमैन एंड वुकियू, These are the things। एंड यहाँ पे चाइना के कौन कौन से प्रोविंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो फुजियान प्रोविंस है, जियामेन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फुजियान प्रोविंस, यहाँ पे फुजू नाम की जगह भी है, यहाँ पे जियामेन नाम की जगह भी है, फुजियान प्रोविंस यहाँ पे लाई करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट। ये मैप आपको अच्छे से याद हो गया होगा, इसको ज़रूर याद रखना। देखो सिंपल मैप था, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है, ठीक है ना, याद रखिएगा।
आगे मूव करते हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही आ जाते हैं वापस और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो वो दूसरे तीसरे पेज वैसे भी किसी काम के नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टेट्स वाले पेज में आते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे एलपीजी का नाम था, एलपीजी प्राइस हाइक के ऊपर था वैसे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हम एलपीजी के बारे में कुछ जान ले। एलपीजी याद रखेगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन्स, मेनली प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। याद रखिएगा, लाइट हाइड्रोकार्बन्स मेनली प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एलपीजी फर्स्ट ऑब्टेन किया गया था 1910 में बाय स्नेलिंग ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑफ गैसोलीन वोलेटिलिटी। तो गैसोलीन की वोलेटिलिटी को जो स्टडी कर रहे थे स्नेलिंग, उस समय 1910 में एलपीजी का जो पहली बार जो है एलपीजी ऑब्टेन किया गया। एलपीजी इज ऑल्सो सीन एज मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। मैं देखो जो पॉइंट्स बता रहा हूं उनको ध्यान देना। जो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन वाला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा मैंने स्नेलिंग और 1910 वाला फैक्ट बताया। तीसरा देखो, अब इट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोलियम बिकॉज एलपीजी प्रोड्यूसेस फ्यूअर टॉक्सिक। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा ये कि एलपीजी जो है वो फ्यूअर टॉक्सिक्स निकालता है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। एंड एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो गैसोलीन और डीजल से ज्यादा होती है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज हायर देन दैट ऑफ गैसोलीन एंड डीजल। एक तो पॉल्यूशन कम कर रहा है, दूसरा जो कैलोरीफिक वैल्यू है पेट्रोल एंड डीजल से ज्यादा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा द एलपीजी इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे एक और अच्छा फैक्ट हम लोग मिला कि एलपीजी जो है इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये भी याद रखेगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को रिफाइन करने की प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है एलपीजी। फॉर एग्जाम्पल इन द गैसोलीन रिमूवल प्रोसेस फ्रॉम नेचुरल गैस एंड फ्रॉम द पेट्रोलियम स्टेबलाइजेशन इन क्रूड ऑयल माइनिंग साइट्स। तो दोनों लिख दिया है कि गैसोलीन रिमूवल प्रोसेस जब हम करते हैं नेचुरल गैस से तब हमको मिलता है एलपीजी, और वहीं पे जब पेट्रोलियम स्टेबलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तब हमको मिलता है ना। ड्यू टू बीइंग अ बाई प्रोडक्ट एलपीजी इज कंसीडर्ड एज लेस एक्सपेंसिव आइटम। एलपीजी लेस एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है। इट गिव्स मेनी एप्लीकेशंस एज वेल, ये भी आपको पता होगा। एंड एलपीजी प्रेजेंट सम सेफ्टी कंसर्न्स डेफिनेटली, कुछ इसके ड्रॉबैक्स में जैसे सेफ्टी कंसर्न्स इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड सेटिंग्स में जरूर है, बट दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको एलपीजी भी समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो हम डिस्कस करें। एडिटोरियल में आते हैं। लेट्स कम टू द एडिटोरियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। सबसे पहला जो एडिटोरियल आपको दिख रहा होगा दैट इज सॉफ्ट पावर, द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। अब ये जो आर्टिकल आज लिखा गया है, देखो एक तो सॉफ्ट पावर मैंने कई बार बोला है, ये टर्म आपके सामने अगर आपको याद हो तो सॉफ्ट पावर टर्म मैंने कई बार बोला है। ये जो टर्म है ये 1980 में जोसेफ नाई जूनियर, याद रखिएगा, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या, जोसेफ नाई जूनियर, 1980s में। ही वॉज द पर्सन बिहाइंड दिस टर्म, जिन्होंने कि ये टर्म निकाला, ठीक है ना। एंड दिस वॉज द टर्म जिसने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर है वो क्या क्या इंक्लूड करती है। इट इंक्लूड्स द पावर ऑफ अट्रैक्शन थ्रू कल्चर, थ्रू पॉलिटिकल आइडियाज, थ्रू पॉलिसीज रादर देन कोअर्शन। मतलब कि कल्चर के थ्रू, आप आइडियाज के थ्रू और पॉलिसीज के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड को, एंड दैट इज व्हाट ही गॉट द सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट पावर में बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया का जो सिनेमा है ना, इंडिया का जो मूवीज़ है, ये सब बहुत सारी कंट्रीज़ में चलता है। इंडिया का जो क्यूजीन है ना, क्यूजीन भी एक किसी का पार्ट है ना, क्यूजीन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर एज ओनली। आज जो आर्टिकल हम देखेंगे उसमें जो सॉफ्ट पावर का मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है स्पोर्ट्स। क्या स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है? देखो पहले इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं था कि सॉफ्ट पावर को स्पोर्ट्स बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, लेकिन अभी रिसेंटली जब इंडिया ने देखा कि हमारा जो टोक्यो ओलंपिक्स का प्रदर्शन देख लो, चाहे बर्मिंघम 2022 का जो आप कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन देख लो, सो दैट इंक्रीजेज अ लॉट। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और इससे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारी सॉफ्ट पावर को। सो द सॉफ्ट पावर इज बेसिकली इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग। तो स्पोर्ट्स भी काफ़ी बड़ा एक जैसे नीरज चोपड़ा अगर आप देखें तो जैसे पाकिस्तान का एक जो जैवलिन थ्रोअर है वो नीरज चोपड़ा को बहुत ज़्यादा मानता है। तो इससे भी देखो, इससे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, न केवल हमारा प्रचार हो रहा है, न केवल हम सॉफ्ट पावर में बढ़ रहे हैं, दूसरा जो इस तरीके से डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वहाँ पर भी इंपैक्ट पड़ता है।
दिखता है ना वर्ल्ड को भाई। अब अगर दिख रहा है कि बाबर आजम और विराट कोहली हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के, और बाबर आजम और रिजवान जो है वो रोहित शर्मा और कोहली से बात करते हैं, तो ये सॉफ्ट पावर बस को नहीं बढ़ाता है, ये हमारे रिलेशंस को भी नॉर्मलाइज करने की बहुत बड़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो बोलते हैं ना, डिवाइडेड बाय बाउंड्रीज बट यूनाइटेड बाय स्पोर्ट्स, दिस इज द मोटो। एंड ये चीज़ सॉफ्ट पावर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। अब ऑथर ने बोला कि देखो चाइना जो है उसने अपनी सॉफ्ट पावर का बहुत यूज़ किया है इन ऑर्डर टू गैदर इन्फ्लुएंस ओवर द डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल जो चाइनीज़ प्लेयर्स हैं वो जो रनिंग और ये वाले प्लेयर्स हैं वो केन्या के प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं अफ्रीका में जाकर के। वहीं अगर कोई टेबल टेनिस, स्क्वैश या ये सब खेलना है तो वो ऐसे प्लेयर्स अफ्रीका से आकर के यहाँ पे चाइना में आकर के प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ सकता है। तो अगर स्पोर्ट्स आपकी एक पावर बढ़ा लें आप, सो दैट कैन इंप्रूव नॉट जस्ट योर सॉफ्ट पावर बट इट कैन ऑल्सो इनहैंस योर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इट कैन ऑल्सो इनहैंस योर रिलेशनशिप, इट कैन ऑल्सो इनहैंस योर डिप्लोमेटिक टाइज विद अदर कंट्रीज, ठीक है ना। वही चीज़ ऑथर ने बोली है। अब इंडिया में भी इसको बढ़ाने के लिए 2014 अगर आपको याद हो तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। कौन सी स्कीम थी? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम थी, विच वाज टू इंप्रूव द इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। इंडिया की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में बढ़ाने के लिए 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने लॉन्च की थी टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम। और उसके बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ जरूर है हमारे यहाँ, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है, डेफिनेटली उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया की देखो जो मिसफॉर्च्यून है वो है कि हमारे यहाँ पहले मेडल लाना ज़रूरी है, उसके बाद हम जाकर के कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, है ना। वहीं पे जो दूसरी कंट्रीज है वो इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, मेडल्स वो बाद में लाते हैं। तो हमारे इंडिया में थोड़ा सा उल्टा चलता है इस चीज़ में। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, 20 पॉइंट प्लान था टू इंप्रूव इंडियाज ओलंपिक्स परफॉर्मेंस। इंडिया की ओलंपिक्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए नीति आयोग ने 20 पॉइंट प्लान दिया था। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये भी आप याद रखिएगा। That is the thing which is there. A reply in Parliament 2018 said that India spends only 3 पैसे per day per capita on sports. अगर हमारा खर्चा देखो स्पोर्ट्स में कितना करते हैं तो केवल हम 3 पैसे पर डे करते हैं खर्चा पर कैपिटा, ठीक है ना। पर कैपिटा पर डे 3 पैसे करते हैं। वहीं पे चाइना अगर हम देखें तो 6.1 रुपीज़, 6 रुपए, मतलब 600 पैसे से तो ज़्यादा ही हो गया, 610 पैसे के आसपास हो गया। और वहीं पे इंडिया जो है वो केवल 3 पैसे कर रहा है। तो आप कंपेयर कैसे करेंगे 3 पैसे और 610 पैसे के बीच में, ठीक है ना। तो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज विच आर स्पेंडिंग, है ना। तो हमको पहले तो ये सोचना है कि हमको स्पेंड भी करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना पड़ेगा, हेल्थ में स्पेंड करना पड़ेगा, फैसिलिटीज में स्पेंड करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू compete। इसके अलावा हम compete नहीं कर सकते। अगर ये सोचे कि सिर्फ बैठे बैठे या सिर्फ नाम से हम compete कर लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सॉफ्ट पावर बढ़ेगी जरूर, लेकिन हाँ इसके लिए हमको पहले से अपनी तरफ से इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और देखो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं इनकी व्यूअरशिप जो होती है वो बिलियंस में होती है। तो ऐसे बिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर आप इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो, है ना। तो दैट इज द बिग पिक्चर बिहाइंड दिस, है ना। तो ये बड़ी चीज़ है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने ये बताया था लगभग कि जो गेम्स थे टोक्यो ओलंपिक्स के लगभग 3.05 बिलियन पीपल ने देखा था, 3.05 बिलियन पीपल। सो दैट इज अ बिग इंक्रीज। एंड इतनी व्यूअरशिप में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आपको पड़ेगा। लोग आना चाहेंगे आपकी कंट्री में, आपका टूरिज्म बढ़ेगा, ना केवल आपका टूरिज्म, इकोनॉमिकली आप बढ़ेंगे। यही तो सब सॉफ्ट पावर है ना। तो पहला ऑथर ने कहा है कि भैया इंडिया शुड कंसंट्रेट ऑन फॉरेन एमओयूज विद नेशंस दैट एक्सेल इन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। अब क्या कर सकते हैं हम? तो उन्होंने कहा पहला तो आप ये करो कि एमओयू साइन करो ऐसी इस कंट्रीज के साथ जो किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में आगे हैं। जैसे कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो स्विमिंग में आगे है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जाओ स्विमिंग में करो। चाइनीज के साथ आप टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस इनमें करो। केन्या के साथ आप रनिंग और जमैका इन सब के साथ रनिंग की प्रैक्टिस करो। तो दैट इज द फर्स्ट। सेकंड उन्होंने बोला कि ये जो टॉप स्कीम है चाइना के यहाँ भी ऐसी सिमिलर स्कीम है ना। तो आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा और नंबर ऑफ एथलीट्स इंक्रीज करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स और ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि गिनो चुने 10-15 एथलीट्स हैं, 10-20-30 एथलीट्स हैं, उन्हीं के बीच में आप बार बार कंपीट करवा रहे हैं। आपको ये नंबर इंक्रीज करने पड़ेंगे। इंक्रीज द नंबर, एटलीस्ट 500 एथलीट्स को ट्रेन करो और फिर उनके बेसिस में उनको छाटो अलग अलग कि कौन परफॉर्मेंस के लिए सही है कौन सा नहीं। एंड सॉफ्ट पावर इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स टू एन एंड। सॉफ्ट पावर कोई एंड नहीं है लेकिन इट्स अ मीन्स टू एन एंड एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू ऑब्टेन दैट, है ना। तो दैट इज द
थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आज तो सारे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। अब ये जो आर्टिकल है ये है वैसे बहुत रिपीटेड आर्टिकल, आप सबको पता होगा कि कई बार एस जयशंकर जी ने भी कहा है कि इंडिया जो है अब वो नॉन अलाइनमेंट नहीं है। अब इंडिया का जो पॉलिसी था वो नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी नहीं है, अब नॉन अलाइनमेंट रिफाइन हो चुका है और रिफॉर्म हो चुका है इनटू मल्टीपल अलाइनमेंट्स, मल्टीपल अलाइनमेंट्स के रूप में। नॉन अलाइनमेंट को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल अलाइनमेंट। और अभी रिसेंटली 10-11 दिन से अमेरिका में है एस जयशंकर जी फॉर द 77th सेशन ऑफ द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77th सेशन है। उसी के बीच में G4 की मीटिंग के दौरान मैंने आपको बताया था यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात भी की थी। एक्चुअली जो यूएनएससी के रिफॉर्म्स अगर आप देखें वो भी मल्टीलेटरलिज्म को ही प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? ताकि उसमें अब इंक्लूसिव बनाना है, उसका एम है कि भैया अफ्रीकन कंट्रीज को उसमें इंक्लूड करो, जो इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसी कंट्रीज है उनको उसमें इंक्लूड करो और परमानेंट मेंबर के रूप में वीटो पावर का एक्सपैंड करो। ये पावर होल्ड करके मत रखो कि किसी इक्का दुक्का कंट्रीज के पास आपने पावर होल्ड करके रख दी है। सो दैट शुड नॉट बी द केस, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और क्यों ज़रूरी? क्योंकि जो मल्टीलेटरलिज्म वर्ल्ड का था, वर्ल्ड का मल्टीलेटरलिज्म फेल कर गया जब हमने कोविड के दौरान देखा। कोविड के दौरान अगर आप देखें तो कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए बॉर्डर्स लगा लिया कंट्रीज़ ने। इनफैक्ट जो हमने ये पेटेंट रिजीम देखा, पेटेंट भी कितने गलत तरीके से हुए कि वहाँ पे लोग कोविड की वैक्सीन और दवाओं से पैसा कमाना चाहते थे इंस्टेड, जबकि इंडिया ने और अफ्रीकन कंट्रीज़ ने कई बार डिमांड किया कि जो कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उनको आप फ्री कर दें और उनको आप एटलीस्ट मेडिसिन एंड डिवाइसेस को आप फ्री करके रखें, तो वो चीज़ भी नहीं की इन्होंने। सो दैट वाज अ मेजर फॉल्ट लाइन इन दैट। एंड अगर आप देखें तो दिस यूएन लेड मल्टीलेटरलिज्म हैज़ बीन अनेबल टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म टू प्रिवेंट वॉर्स, है ना। यूएन का जो मल्टीलेटरलिज्म है वो वॉर प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है। चाहे आप अभी रशिया यूक्रेन का वॉर देख लो, इसके पहले रशिया ने क्रीमिया पे वॉर किया था तब आप देख लो, चाहे उसके बाद 2008 में जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया था तब का देख लो। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि यूएन का जो मल्टीलेटरलिज्म है वो वॉर का, इसलिए क्या जरूरत है, इसलिए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म की जरूरत है, वो ज्यादा इंक्लूसिव हो। रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म मतलब ऐसा मल्टीलेटरलिज्म जो ज्यादा इंक्लूसिव हो, यूएन डिक्टेटेड ना हो, है ना, यूएन डिक्टेटेड ना हो, ज्यादा इंक्लूसिव हो। एंड इसके अलावा मल्टीलेटरलिज्म के होते हुए भी जो अभी वर्ल्ड तो कह रहा है ना ग्लोबलाइज हो गया, यूएन तो कह रहा था ग्लोबलाइज है, लेकिन अगर इतना अच्छा ग्लोबलाइज हुआ था ऐसा मल्टीलेटरलिज्म तो चाइना का इस तरीके से जो इंक्रीज है और जितना वन डायमेंशनल राइज है, चाहे वो साउथ चाइना सी को देख लो, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में देख लो, तो ये ना होता। चाइना का जो इतना डोमिनेंस बढ़ा है, अगर आप इतना मल्टीलेटरल होते तो नहीं होता इतना, है ना। और सारे कंट्रीज इस तरह से पोल डेवलप नहीं हो पाते, जैसे अमेरिका, चाइना और रशिया करके 2-3 पोल बन चुके हैं अभी फिर से दोबारा से, तो ऐसा नहीं होता। तो वही चीज इंडिया ने कही कि अब जरूरत है कि हम रिफॉर्म करें। और देखो ये वही पोल है जो परमानेंट मेंबर है, यूएन के जो परमानेंट मेंबर है वही बड़े बड़े पोल भी बन रहे हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो चाइना क्या करता है, चाइना हमारे बिड जैसे सईद मीर को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए जो यूएन रेजोल्यूशन है 1267 उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की, चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो बड़ा मिसयूज हो रहा है, जो उनकी पावर है वीटो पावर्स का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी हो रहा है। सो दैट थिंग शुड नॉट हैपन। एंड वही है कि जो इंडिया है वो प्रमोट कर रहा है मल्टीलेटरलिज्म को, लेकिन ये रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंज चाहता है इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं अभी उनमें ओवरऑल ओवरहॉल चाहता है, ताकि एक तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी बढ़े और वाइडर रिप्रेजेंटेशन बढ़े ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। एक तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी बढ़े और रिप्रेजेंटेशन बढ़े किसका, डेवलपिंग कंट्रीज का इन दीज इंस्टीट्यूशंस। तो दैट इज द थिंग। तीसरा जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल। अब जो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल आया है ये फिर से हिंट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहता है कि और ज़्यादा कंट्रोल कर सके जो डिजिटल स्पेस है ना, लोगों का डिजिटल स्पेस और ज़्यादा कंट्रोल करने की एक मुहिम है गवर्नमेंट की। तो कैसे, बेसिकली व्हाट इज द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल? तो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल कह रहा है कि जो OTT सर्विसेज है, यानी कि ओवर द टॉप सर्विसेज है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, जो कि मिलियंस ऑफ इंडियंस वॉच करते हैं, इट शुड बी ऑल्सो ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो जो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल है वो कहता है कि जो OTT सर्विसेज हैं वो भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के एम्बिट में आ जाएंगी। तो जैसे ये ड्राफ्ट प्रोविजन बनेगा तो इसका मतलब है कि व्हाट्सएप, जूम, नेटफ्लिक्स, दे विल ऑल बी कंसीडर्ड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इन सभी को टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मान लिया जाएगा वंस दिस बिल इज पास्ड।
दिस द गवर्नमेंट वांट्स टू डू बाय वाइडर एक्सपेंशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म टेलीकॉम सर्विसेज। तो टेलीकॉम सर्विसेज का टर्म जो है डेफिनेशन जो इसको वाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, और उन्होंने कहा है कि जो ये सारी चीज़ें हैं जूम, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सारी आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं ये भी आपकी एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। एंड द न्यू डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, वॉइस मेल टू वॉइस, वीडियो डेटा एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ओवर द टॉप सर्विसेज, है ना। गवर्नमेंट में ऑल्सो नोटिफाइड सेपरेटली एज वेल। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर से हटाई हो। तो ये क्या है, ये बेसिकली दैट इज फॉर हैविंग अ मच वाइडर कंट्रोल ओवर दीज, है ना, ज़्यादा कंट्रोल कर सके, ज़्यादा जान सके, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाला है, गवर्नमेंट हैज द पावर टू प्रिवेंट अ मैसेज फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन द अकरेंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है तो गवर्नमेंट चाहे तो कोई मैसेज ट्रांसमिट होने से भी रोक सकता है। तो ये बहुत बड़ी पावर है, इट्स अ वेरी वाइड पावर अगर आप देखें तो, है ना। और लोगों के बारे में जाना कि हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज, ये सब सारी पावर्स हम जानते हैं गवर्नमेंट की। हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, ये सब भी गवर्नमेंट जान सकता है ना। इसके अलावा ये चीज़ तो खैर कोर्ट में भी चैलेंज की गई है कि ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, ये जो प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न है एक तरीके से। एंड देयर आर इनफ वैलिड रीजंस टू डाउट वेदर दिस इज इवन टेक्निकली पॉसिबल। अब ऑथर ने ये भी कहा कि भैया ये भी देखो ना कि आप कह तो दे तो, लेकिन क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है। मतलब कि जब तक आप इंक्रिप्शन को ब्रेक नहीं करोगे तब तक तो पॉसिबल नहीं है। वंस इंक्रिप्शन इज ब्रोकन तो गवर्नमेंट तो केवल छोड़ो, उसके अलावा जो दूसरी पावर्स हैं, जो ऐसी मिसलीडिंग पावर्स हैं, वो भी इसको ब्रेक कर सकती हैं। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा ना कि इंक्रिप्शन तो नहीं ब्रेक हो रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो है न्यूरो डाइवर्स वर्कप्लेस के रिगार्डिंग। अब देखो यहाँ पे पहले ऑथर ने कुछ अलग अलग डाइवर्सिटीज़ बताई हैं जो वर्कप्लेस में हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक तो जेंडर डाइवर्सिटी हो सकती है, मतलब मेल फीमेल ज़्यादा है अगर आपके ऑफिस में। दूसरा एथनिक डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग अगर काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैकेंजी की एक रिपोर्ट है जिसने कहा था कि अगर जेंडर डाइवर्सिटी है तो वो 25% बेहतर परफॉर्म करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में, और अगर आपका एथनिक डाइवर्सिटी है तो 36% बेटर परफॉर्म करते हो। अब तीसरी जो ऑथर ने बताई है, यहाँ पे ऑथर ने बात की है, वो है न्यूरो डाइवर्स और न्यूरो टिपिकल। अब देखो क्या है, कई सारे डिसीजेज हैं जो कि न्यूरो रिलेटेड डिसीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आपका डिसलेक्सिया, डिस्पैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑटिज्म, ये सारे डिसीजेज जो है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रूप में आते हैं, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक तरीके के माइंडसेट के लोगों को ही रखना पसंद करते हैं। जैसे वो नहीं पसंद करते कि किसी को एस्पर्गर सिंड्रोम है या किसी को डिसलेक्सिया है या किसी को ऑटिज्म है तो उसको अपनी कंपनी में रखें। दिस इज द थिंग विच इज़ हैपनिंग, है ना। तो जो लोग ऐसा नहीं रख रहे हैं ऐसे, उनको न्यूरोटिपिकल वर्क इन्वायरमेंट बोलते हैं। न्यूरो टाइप टिपिकल मतलब एक तरीके के ही न्यूरोलॉजिकल हेल्थ स्टेट के लोग। दूसरे लोग जो इनको इंक्लूड करेंगे अलॉन्ग विद दोज हु आर वेल ऑफ, उनको कहेंगे न्यूरो डाइवर्स। तो अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि भैया न्यूरो डाइवर्स इन्वायरमेंट आप बनाओ, ऐसे लोगों को मौका दो जो लोग डिसलेक्सिया या जो लोग आपके ऑटिज्म के शिकार हैं। यूएस में अगर हम देखें तो 85% लोग जो ऑटिज्म के शिकार हैं वो अनएम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू 4.2% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। तो वहाँ पर भी ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ये जो डिसलेक्सिक या जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, दे हैव अ मच बेटर कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी होती है, और एरर्स वो कम करते हैं। दे मेक फ्यूअर एरर्स एज कम्पेयर टू दोज हु आर न्यूरोटाइपिकल, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि न्यूरो डाइवर्ज इन्वायरमेंट अगर आप रखोगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको डिसीजन मेकिंग में, इसका बेनिफिट आपको मतलब क्रिएटिव थिंकिंग में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। दे आर मच मोर रिलायबल, दे आर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज मच मोर एंड अबव एवरेज इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है ना। सो द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन इंक्लूसिव कल्चर इंक्लूड्स कस्टमाइजिंग इंटरव्यूज, इंश्योरिंग डे टू डे असिस्टेंस टू दोज हु आर स्पेशली एबल्ड। इनको स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, डिसेबल्ड नहीं कहा जाता, दे आर स्पेशली एबल्ड, है ना। तो इनको अगर आप मेंटरिंग करोगे, इनको डे टू डे आप इनको हेल्प करोगे तो ये डेफिनेटली दे कैन बी अ गेम चेंजर इन योर इंडस्ट्री। सो दैट इज द थिंग विच वॉज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मिड डे मील रिलेटेड फूड पॉइजनिंग केसेस एट 6 ईयर पीक। मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था ये ज़रूर याद रखना, 1995 में मिड डे मील स्टार्ट हुआ था, 1995 में। और इसमें अभी रिसेंटली फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस आने लगे हैं, है ना। तो व्हेन यहाँ पे देखो लिखा है व्हेन द फूड टर्न्स आपका पॉइजन, है ना। तो ये डेटा कलेक्ट किया गया था इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के द्वारा, एंड इसने अभी दिखाया कि पिछले 6 साल में जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो अगर आप देखें 16 से लेकर के 22 के बीच में बहुत ज़्यादा है कि आपको 299 से बढ़ के 979 हो गया, बीच में 299 आया था, फिर 200, मतलब काफ़ी बड़ा एक इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न्स। तो अब ये बेसिकली लिखा गया है न्यूज़ क्यों, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखें तो मॉनसून में आपको काफ़ी चेंजेस देखो मिलेगा। देखो क्या होता है, पहले मॉनसून की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता दूँ। मॉनसून की अगर आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो उसमें लिखा रहता है सडन ऑनसेट एक प्रॉपर्टी है सडन ऑनसेट, मतलब सडनली मॉनसून आता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये चेंज होता जा रहा है, अब इतना ज़्यादा सडन ऑनसेट नहीं हो रहा है। और दूसरा होता है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है मॉनसून की ग्रेजुअल रिट्रीट, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें अब थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज कर रही हैं। एक ऑनसेट सडन नहीं रह गया है, बहुत मतलब चेंज उसमें भी देखने को मिला है, और रिट्रीट भी बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल नहीं है, बहुत ही फास्ट क्विकली रिट्रीट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ें जो रेनफॉल है उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। जिस रीजन में इतनी रेनफॉल नहीं होती थी उसमें ज़्यादा होने लगी है, जहाँ ज़्यादा होती थी वहाँ कम होने लगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट और इधर रीजन में आप देखो तो थोड़ा कम रेनफॉल हुई है, वहीं पर अगर आप सेंट्रल इंडिया की तरफ देखो तो वहाँ ज़्यादा रेनफॉल हुए, ठीक है ना, ज़्यादा आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो इसके रीजन जो ऑथर ने सबसे पहले बोला है कि एक तो ट्रिपल डिप लालीना, एक टर्म याद रखिएगा, ट्रिपल डिप लालीना, ये टर्म मैं आपको लेट मी शो यू, यस, ट्रिपल डिप लालीना, ये आपको दिख रहा है, इसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग। ट्रिपल डिप लानीना जो है इसका मतलब होता है इट्स अ फिनोमिना लास्टिंग अक्रॉस 3 विंटर सीजन्स। मतलब जब लानीना फिनोमिना लास्ट करता है अक्रॉस 3 विंटर सीजन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज नोन एज द ट्रिपल डिप लानीना। इसको लिख लेना, ट्रिपल डिप लानीना मतलब कि फिनोमिना ऑफ लानीना लास्टिंग अक्रॉस 3 विंटर सीजन्स, 3 विंटर सीजन्स तक लगातार अगर रहेगा तो दैट इज अ थिंग। एंड दिस इज ओनली द थर्ड टाइम सिंस 1950 दैट ट्रिपल डिप लानीना हैज़ बीन ऑब्जर्व। तो 1950 के बाद ये केवल तीसरा अवसर है ऐसा जब ट्रिपल डिप लानीना जो है उसको देखने को मिला है। तो इंडिया सीइंग सरप्लस रेन्स इन सितंबर, अ मंथ दैट यूजुअली मार्क्स द रिट्रीट ऑफ द मानसून। तो अगर आप देखें तो सितंबर वैसे रिट्रीट ऑफ द मानसून का होता है 15 सितंबर के बाद, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा रेनफॉल इस बार देखने को मिली है। तो दैट इज द थिंग विच इज शोइंग दैट यस द मानसून पैटर्न इज शिफ्टिंग, इट इज चेंजिंग अ बिट, एंड क्लाइमेट चेंज भी इसका डेफिनेटली इसका वन ऑफ द रीजन है। क्लाइमेट चेंज जो हीटिंग है वो सारी चीज़ें कुछ इनके चेंजेस हैं। अगला है व्हाट आर द न्यू आईसीसी रूल्स कमिंग इनटू प्ले। अब आईसीसी के रूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं 1 अक्टूबर से, अगर आपको पता हो तो, है ना, ये सब आपको पता होगा। जैसे प्रैक्टिस ऑफ मनकेडिंग, वीनू मांकड़ के नाम से ये स्टार्ट हुई है मनकेडिंग। इट्स अ प्रोसेस जब आपका नॉन स्ट्राइकर सेंड, मतलब कि जैसे ये पिच है, अगर ये पिच में अगर आ देगा तो यहाँ बैट्समैन है, यहाँ बॉलर कर रहा है, यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर सेंड पे क्या होता है, कई बार बॉल करने से पहले ही अपनी क्रीज छोड़ देता है, जो क्रीज रहती है ना उसको छोड़ देता है। तो ये जो बॉलर है उसको रन आउट कर देता है, इधर से रन आउट कर देता है। तो अभी तक ये अनफेयर प्ले में आता था, इसको डायरेक्ट नहीं किया जाता था। अभी भी ये किया जाता था, पहली बार वार्निंग दी जाती थी, पहले एक बार वार्निंग दी जाती थी और उसके बाद उसको आउट किया जाता है। मतलब अगर बार बार बैट्समैन नहीं मान रहा है, अपनी क्रीज छोड़ रहा है, तो उसको आउट कर सकते हैं। तो ये मनकेडिंग की जो प्रोसेस है अभी तक ये अनफेयर प्ले में आती थी, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, तो उसमें बहुत जेंटलमैन तरीके से ही खेलना चाहिए। इट इज कंसीडर्ड एज अ अनफेयर प्रैक्टिस। लेकिन अब जो है 1 अक्टूबर से मनकेडिंग जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड का रन आउट माना जाएगा। इट विल बी मूव्ड फ्रॉम द अनफेयर प्ले टू द रन आउट, है ना। मनकेडिंग को अब अनफेयर प्ले से हटा करके रन आउट की डेफिनेशन में ला लेंगे। इसमें रविचंद्रन अश्विन का एक बहुत फेमस केस है जिसमें उन्होंने जॉस बटलर को आईपीएल मैच के दौरान 3 साल पहले रन आउट किया था, इसी तरीके से मनकेडिंग के द्वारा किया था, है ना। तो तब तो इसको अनफेयर प्ले कहा गया था, कई लोगों ने ट्वीट भी किया था। अभी रिसेंटली इनफैक्ट परसों अगर आपको वुमेन टीम का मैच याद हो, देयर वाज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। इसमें दीप्ति जो हमारे यहाँ बॉलर हैं
उन्होंने रन आउट किया है एक इंग्लैंड टीम की विमेन क्रिकेटर को, और वो रोने भी लगी, फिर ग्राउंड में रोने लगी, जिसमें फिर काफ़ी ज़्यादा उसका भी बवाल बढ़ा है, कई विवाद बढ़ा है ना। तो दैट इज़ थिंग, लेकिन अब इसको रन आउट माना जाएगा। इसके अलावा जो पेनल्टी ऑफ 5 रन्स विल बी अवॉर्डेड टू द बैटिंग साइड फॉर एन अनफेयर एंड डेलिबरेट मूवमेंट वाइल द बॉलर इज रनिंग टू बॉल। अगर बॉलर रन कर रहा है बॉल करने के लिए और अनफेयर कोई मूवमेंट होती है तो पेनल्टी लगेगी 5 रन की बैटिंग साइड में, ठीक है ना। आप अनफेयर मूवमेंट अगर करते हो पिच में सामने तो। इसके अलावा बॉल विल बी कॉल्ड डेड बॉल। अगर आप अनफेयर मूवमेंट हो रही है तो बॉल को डेड बॉल भी घोषित किया जाएगा। एंड इसके अलावा ball can also be deemed dead ball when a bowler attempts to run down the striking batter who comes down the wicket before the former enters the delivery stride, ठीक है ना। तो इस केस में भी डेड बॉल होगा। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिड पिचेस का जरूर देख लो, एक रूल जो हाइब्रिड पिचेस का है। अभी तक जो हाइब्रिड पिचेस थी वो केवल विमेंस मैचेस में यूज होती थी। हाइब्रिड पिच का मतलब क्या होता है कि ऐसी पिच जिसमें एक तो नेचुरल ग्रास हो, कुछ आर्टिफिशियल ग्रास हो, है ना, आर्टिफिशियल फाइबर भी हो। तो अब ये जो ग्रासेस हैं इनका ये जो हाइब्रिड पिचेस हैं इनका यूज किया जाएगा फॉर ओडीआई एंड टी20 ऑल्सो, है ना। दे ऑल्सो कैन बी यूज फॉर ओडीआईज एंड टी20 फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो लिया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो फिर आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव अहेड। आप यहाँ पे देख लीजिए, मुकुल रोहतगी डिक्लाइंस द ऑफर टू बिकम द अटॉर्नी जनरल। मुकुल रोहतगी जी ने अटॉर्नी जनरल बनने से मना कर दिया है दोबारा के लिए, ठीक है ना। और के वेणुगोपाल जी का टर्म जो है एक्सपायर हो रहा है। अब अटॉर्नी जनरल आप सबको पता होगा, कुछ चीज़ें अगर मैं बताऊँ अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल 76 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया की, ठीक है ना, है ना। तो अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल बहुत सारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहलाता है, कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहलाता है। और इसके अलावा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इसकी जो सर्विसेज हैं, टर्म्स हैं, उसकी जो सैलरी वो सारी प्रेसिडेंट द्वारा ही डिटरमाइन होती हैं। जो अटॉर्नी जनरल है ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए? ही शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव बीन इन अ हाई कोर्ट फॉर 5 years, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, ठीक है ना। तो जज रहा हो हाई कोर्ट में या तो 5 सालों के लिए, या तो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो लेकिन 10 सालों के लिए फिर, ठीक है ना। टर्म्स फिक्स नहीं रहते। रिमूवल इसका वही है कि ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड he enjoys all the privileges and immunities of the member of parliament. He does not fall in the category of government service, लेकिन याद रखिए he does not fall in the category of government servant, and he has right to take part in the proceedings of both the houses of parliament या फिर joint sitting, but without a right to vote. There is no right to vote, है ना, until and unless he is a member of that committee or house, ठीक है ना। एंड इसी के जैसा एक एडवोकेट जनरल का भी आर्टिकल है 165, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल भी होता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज़ देखो, इलेक्शन कमीशन टू पुश फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज। अब अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने अभी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बोला है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी जो फिनेंशियल और ये सारे मेजर्स हैं वो फॉलो करने होंगे, है ना। डी रजिस्टरिंग के प्रोसेस के लिए भी उन्होंने कहा था, अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, है ना, अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी सॉरी, है ना। तो इनके लिए अभी रिसेंटली रूल चेंज किए गए थे। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टीज़ की इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए भी कुछ चेंजेस कर रहा है। हालांकि अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखो तो वो कहीं नहीं कहता है कि पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए, पार्टी के अंदर भी इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली गाइडलाइंस दी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्टीज अप्लाई कर रही हैं रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर द एक्ट, तो उनको जो एप्लीकेंट होंगे उनको एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की। जो नई पार्टीज रजिस्टर होने के लिए आएंगी उनको उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की एक मतलब इमेज भी सबमिट करनी पड़ेगी उनको, उनके पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी सबमिट करना पड़ेगा जो एप्लीकेंट होगा, ठीक है ना। एंड देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नियम बना देना चाहिए कि भैया इस तरीके से पार्टीज़ की इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए और उसमें इंटरनल इलेक्शंस भी होना चाहिए। हालांकि कमीशन जो है उसके पास पावर नहीं है कि वो डी रजिस्टर कर सके ऐसी पार्टीज को जो इसको फॉलो नहीं करती। तो इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डी रजिस्टर, ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डी रजिस्टर द पार्टीज जहां पे इस तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं।
चंडीगढ़ एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड आफ्टर भगत सिंह जी, तो भगत सिंह जी के नाम पे चंडीगढ़ का एयरपोर्ट रहेगा, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, और जो कल बताया था वो आज निकला है, देखो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। मैंने कहा था ना कि दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलॉसफी उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, काम अर्थ मोह, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। मोक्ष एंड धर्म, काम अर्थ मोक्ष एंड धर्म, चार चीज़ों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, काम अर्थ मोक्ष एंड धर्म। उन्होंने कहा था धर्म जो है ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मोक्ष। मोक्ष इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, धर्म इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और इंटीग्रल उन्होंने कहा था जो ह्यूमनिज्म है दैट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट, जो सेंटर है वो ह्यूमन बीइंग रहेगा, दैट इज द थिंग विच इज। और उन्होंने न केवल मार्क्सिज्म कम्युनिज्म को अपोज किया बल्कि उन्होंने कैपिटलिज्म को भी अपोज किया, दोनों को ही अपोज किया था। उन्होंने नई फिलॉसफी दी थी, नई इकोनॉमिक फिलॉसफी दी थी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज well. That is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.